नमस्कार दोस्तों, ये चैनल एक ऐसे महान इंसान को समर्पित है जिनका सपना था भारत में टीवी के माध्यम से जागरूकता लाना। हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय श्री एच.आर. सलूजा जी की। एचएमएस फिल्म के फाउंडर, दूरदर्शन पर कृषि दर्शन जैसे विशेष कार्यक्रम के निर्माता और भारत में पहले एशियन गेम्स के लाइव टेलीकास्ट के सूत्रधार। उन्होंने भारतीय टेलीविजन को नई दिशा दी और लाखों लोगों की सोच को छुआ। इस चैनल पर आपको उनकी सोच, उनका काम और उनका अनुभव मिलेगा जो न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि बहुत कुछ सिखाता भी है। द चैनल honors his creativity, leadership and enduring impact on TV media. We invite you to explore his work, celebrate his legacy and take away insights that broadens your perspectives. तो जुड़िए हमारे साथ एक ऐसे सफर पर जहां हर वीडियो एक नई सीख है और हर एपिसोड देता है नया ज्ञान। आपके सुझाव और फीडबैक हमारे लिए कीमती हैं। स्वागत है आपका स्वर्गीय श्री एच.आर. सलूजा जी की प्रेरणादायक दुनिया में। नमस्कार। सर्दी का मौसम हो और गरम गरम खाने के साथ अगर गुड़ या शक्कर मिल जाए तो जीवन में सचमुच मिठास आ जाती है। इसी से मुत्तलिक मुझे एक कहावत याद आ गई, किसान गुड़ की ढेली तो दे मगर गन्ना नहीं। अब किसान गन्ना दे भी तो कैसे। पिछले कुछ वर्षों से ही गन्ने का उत्पादन 27 करोड़ टन पर रुका हुआ है। हमारे कृषि वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं कि गन्ने के उत्पादन में बढ़ोतरी हो, इसीलिए वे गन्ने की नई नई किस्में निकाल रहे हैं। गन्ने में जो सबसे ज़्यादा महत्व है वो हमारी जल्दी पकने वाली वैरायटी का है, हमारे विशेषकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। क्योंकि जो यहाँ COJ 64 वैरायटी थी उसमें लाल सड़न रोग लग गया है और इस समय इस साल का ये देखना मिला है कि पूरा पंजाब जितनी फैक्ट्रियाँ हैं उसमें 50% गन्ना 64 का हमारा लाल सड़न से बर्बाद हो गया। इसलिए उसके लिए हम लोगों ने एक नई वैरायटी निकाली है जिसको हम 89003 है, CO 89003, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं। इसका रंग हल्का लाल होता है और इसमें जो टिलरिंग होती है, जिसको गन्ने अधिक बनते हैं वो काफ़ी बन जाते हैं और इसकी लंबाई 10-12 फुट तक हो जाती है और इसकी औसत पैदावार 70 से 80 टन पर हेक्टर है। 70 से 80 टन पर हेक्टर। इसमें ये देखने को मिला है कि 64 से के मुकाबले में 1 यूनिट ज़्यादा चीनी मिलती है और ये बहुत नरम है। इसका जूस एक्सट्रैक्शन भी 60-70% के करीब हो जाता है, और गुड़ इसका बहुत अच्छा बनता है। यदि कोई गुड़ बनाना चाहे तो ये बहुत अच्छा मिलता। तीसरा ये इसमें विशेषता ये है कि लाल सड़न जो रोग है वो इसमें नहीं लगता है बिल्कुल भी। अभी हमने पिछले 4 साल से हम टेस्टिंग कर रहे हैं। जितने भी लाल सड़न रोग के जो प्रभेद हैं उसमें से 6 प्रभेद में से कोई सी भी प्रभेद इस पर अटैक नहीं कर पा रही। एक इसके अंदर थोड़ी सी कमी है, वो ये है कि इसमें रूट बोरर बहुत लगता है। तो रूट बोरर की रोकथाम के लिए हमें इकालेक्स एक दवाई मिलती है, उसको हमें अगस्त के पहले सप्ताह में उसको मिट्टी के सतह पर डाल देना चाहिए फवारे से। तो उससे क्या होता है कि या ग्रेन्यूल भी होते हैं, दोनों तरह का मिलता है, घोल बना के भी छिड़क सकते हैं और ग्रेन्यूल भी होते हैं। यदि हम उसको डाल देंगे तो उससे वो कीड़ा नहीं लगेगा, उसकी वजह से एक जो रोग होता है विल्ट वो कम लगता है। दूसरे, इसको पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। खाद भी जो हमारी रिकमेंडेड डोज है 150 kg पर हेक्टेयर नाइट्रोजन, वो उचित मात्रा में हो जाती है। दूसरे, इसकी जो हमारी पेडी होती है वो बहुत अच्छी होती है।
देखा यह गया है कि पैडी की पैदावार भी 70 टन प्रति हेक्टर के हिसाब से मिलती है। इसमें एक और विशेषता है इस वैरायटी में कि इस वैरायटी को यदि आप लेट भी बोएं तो इसकी ग्रोथ बड़ी फास्ट होती है, तो जिससे इसकी पैदावार पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, पैदावार इसकी। और दूसरा उसका एक फ़ायदा है, यदि हम लेट बोएंगे और जल्दी काटेंगे तो उससे ये होगा कि विल्ट नहीं लगेगा, रूट बोरर भी कम लगेगा। ये तो बात थी गन्ने में होने वाली बीमारी की, पर ये भी तो देखें कि खेतों में पैदा होने वाला गन्ना कैसे मिलों तक पहुंचता है और किस प्रक्रिया से गन्ने का रस दानेदार चीनी में परिवर्तित होकर हमारे चाय के प्याले में मिठास घोलता है। इसमें कोई शक नहीं कि सरपंच रुक्मिणी देवी अपने छोटे बेटे रमेश की हरकतों से बहुत दुखी है, पर माँ तो आखिर माँ होती है। जब वे अपने बेटे को परेशान देखती है तो उसकी सारी गलतियों को नजरअंदाज कर उसके भविष्य की चिंता में डूब जाती है। ऐसा ही कुछ हो रहा है महिला सरपंच की हमारी इस कड़ी में। एक एक कर सब काम हो गए। लोग कहते थे सरपंच बनना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत भागना पड़ता है, पर मैंने तो जिस काम के लिए अर्जी दी मेरा पूरा हुआ। हे ईश्वर, गांव वालों ने जो जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी थी उसे मैं ठीक से पूरा कर सकी। इतनी कृपा तूने मुझ पर की, आगे भी पूरा कर सकूं, इतनी दया करना। अरे ये तो रमेश के नाम की चिट्ठी है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से आई है। परसों इंटरव्यू भी है। बड़ा उतावला है ये लड़का, कितना बेसब्रा है। थोड़ी देर रुक जाता तो अब उनके घर जाकर के बैठ गया है। बुखार से बुरी सोहबत खतरनाक होती है, न जाने किन किन चीजों की आदत डाल रहे होंगे। मुझे उसे ऐसे नहीं जाने देना चाहिए था, यही बांधकर चारपाई पे डाल देती तो कम से कम आज जो इतना जी चल रहा है वो तो न जलता। अम्मा, क्या बात है? किसकी चिट्ठी है ये? तू आ गया, आज बहुत जल्दी आ गया। क्या करूं अम्मा, आज सुबह से ही मेरा मन बड़ा बेचैन है। किसी भी काम में मेरा मन ही नहीं लग रहा। पर आप इतनी गुमसुम कैसे बैठी हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी?
आज मेरा चित्त भी बहुत अशांत है। न जाने क्यों बार बार रमेश का ध्यान आ रहा है। अच्छा एक काम कर, तू हाथ मुंह धो के पहले कुछ खा पी ले, फिर ये चिट्ठी जसवंत के घर रमेश को दे आना। हाथ मुंह आके धो लूंगा अम्मा, पहले मैं ये चिट्ठी दे आता हूँ। इस चिट्ठी में क्या है अम्मा? ये रमेश के नाम की चिट्ठी है, एम्प्लॉयमेंट के दफ्तर से आई है। परसों उसका इंटरव्यू है। अच्छा, बड़ी जल्दी जवाब आ गया अम्मा। वहाँ तो सब लोग कह रहे थे कि बहुत दिन लग जाते हैं, और ये नालायक भी झगड़ा करके ना जाने कहाँ छुपा बैठा है। ठीक है अम्मा, पहले मैं चिट्ठी दे आता हूँ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा ऐसे करना, ये चिट्ठी रमेश के हाथ में ही देना। वहाँ कोई भी हो, ना किसी से बात करना, ना जवाब देना। ठीक है, और अगर रमेश वहाँ ना हुआ तो? अगर रमेश वहाँ ना हो तो ये चिट्ठी वापस ले आना, किसी से कुछ कहना नहीं। ठीक है अम्मा, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। अच्छा अम्मा, मैं आता हूँ। कितना फर्क है इन दोनों में। एक मेरी हर बात का पालन करता है और दूसरा मेरी हर बात काटता है। हे ईश्वर, रमेश को भी सुबुद्धि दे। कोई है घर में? अरे महेश बेटा, तुम आओ ना, भीतर आओ ना। बाहर क्यों खड़े हो? जरा रमेश को बुला दो चाची। रमेश को? पर वो तो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है? हाँ। पर उस दिन तो यहीं पर था। उस दिन? अरे हाँ, उस दिन वो तुम्हारी और अम्मा के पीछे पीछे चला तो गया था। कहाँ चला गया? बोला घर जाऊंगा, घर चला गया। घर? हाँ। चाचा कहाँ है चाची? वो और हरदयाल तो खेतों पर गए हैं। तुम आओ ना, तब तक ठंडा वंडा पियो, वो भी आ जाएंगे। मैं चलता हूँ। कुछ काम था पर बताया नहीं तुमने। जब रमेश ही नहीं है तो और किससे कहूँ चाची? अच्छा, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने ऐसा कब कहा चाची? अच्छा, पता नहीं क्या समझते हैं ये लोग अपने आप को। घर नहीं गया, घर नहीं गया तो हम क्या करें? हमने कोई ठेका ले रखा है उनका? अम्मा। ये क्या रमेश वहाँ पर नहीं है? नहीं अम्मा। घर में कौन था? चाची थी बस। वो जरूर उसे लेकर शहर चले गए होंगे। जसवंत चाचा और हरदयाल दोनों यहीं पर है अम्मा, बस रमेश वहाँ पर नहीं है। ये कैसे हो सकता है? परसों तक तो वो यहीं था। उनका कहना है कि वो उस दिन हमारे पीछे पीछे ही घर आ गया था। बोला घर जाऊंगा। ये तुझे किसने कहा? चाची ने। तू जसवंत से मिला? वो वहाँ था? नहीं अम्मा, जसवंत चाचा और हरदयाल दोनों नहर के पास वाली जमीन पर गए हुए थे। ये तुझे किसने कहा? ये सब बात मुझे चाची ने ही बताई है। झूठ बोलती है जसवंती। वो क्या समझती है हमें पता नहीं चलेगा? तू हाथ मुंह धो के कुछ नाश्ता पानी कर ले, मैं देखती हूँ। अगर गांव में होगा तो शाम तक पता चल जाएगा। उठो ना अम्मा, तुम भी कुछ खा पी लो। बस थोड़ी सी चिट्ठियों के जवाब लिखने हैं, ये लिख लो, फिर उसके बाद आती हूँ। मैं रात को खेतों पर जाने से पहले एक बार और चक्कर मारकर देख कर आऊंगा अम्मा, तू फिक्र मत कर। ठीक है। ये जसवंती झूठ बोलती है। शक तो मुझे भी था, पर उनके चेहरे से ऐसा नहीं लगता कि वो झूठ बोल रही हो। तू फिक्र क्यों करती है अम्मा? मैंने कहा ना कि रात को एक बार और देखाऊंगा। अब तुम कुछ खा पी लो। तुम उनकी सूरत पर मत जाना बेटा,
ये लोग बड़े खतरनाक हैं। मीठी मीठी बात करके ही गर्दन काटते हैं। इनके मन में क्या है इनकी सूरत से पता नहीं चल सकता। इस वक्त जसवंत को देखो, कितनी बार बेइज्जती करवाई है, पर चेहरे पर एक बार भी इसकी शिकन आई है कभी? भीतर ही भीतर रमेश को बरगला कर ले गया है वो। मैं भी देखती हूँ। ठीक है अम्मा, तुम अपना ये काम निपटा लो, तब तक मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ, फिर खाना साथ ही खाएंगे। जब से रमेश गया है तुमने भी कुछ नहीं खाया अम्मा। अच्छा अम्मा। क्या करूं? कैसा भी है रमेश, है तो मेरे जिगर का टुकड़ा ही ना। क्या पता जसवंती सच कह रही हो। अगर ये सच है तो हे ईश्वर, मेरे बच्चे की रक्षा करना प्रभु। प्रणाम प्रधान जी। आओ आओ, कैसे हो? बस ऊपर वाले की कृपा है। आप कुछ बीमार बीमार सी दिखाई दे रही हैं। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ हाँ ठीक है। कहो कैसे आना हुआ? बस सोचा आपके दर्शन कर लूं। ये वो पट्टे के कागजात हैं। पट्टे के? जी हाँ। किसके पट्टे के? वही जमीनें जो आपने गरीब किसानों को दी थी, जो दूसरे के गन्ने के खेतों में बेगारी करते हैं, उसी के। सबके नाम हो गए या कुछ नाम रह गए? वो 2 नाम रह गए हैं। कौन कौन से? एक तो वो बंगेड़ी मनसाराम है, जिसने पिछले सारी जमीन बेच दी थी, और दूसरा गोविंद। सरकार आप तो जानती ही हैं, ये कहने को बेगारी करते हैं। ये दलाल हैं, दलाल। तुम्हें कैसे पता? सब लोग जानते हैं। पर इन दोनों के नाम तो इस सूची में नहीं थे। जी खैर, जो हुआ अच्छा हुआ। जी। काम तो हुआ। एक बात और कहनी थी आपसे। दरअसल मैं उसी के लिए आया था। हाँ कहो। वो मुझे बरगद के नीचे छोटे भैया मिले थे। हाँ बैठो। परसों मैं शहर जा रहा था। मैंने कहा बाबू चलोगे? तो मेरे साथ हो लिए। फिर वो मेरे साथ शहर तक गए और बोले कुछ पैसे हो तो दे दो। आप तो जानती हैं सरकार, हम नौकरी करने वाले, हमारे पास पैसे बचते ही कितने हैं। कुछ सरकार ले लेती है, बाकी घर वाली ही। कहाँ उतारा उसे फिर? बस अड्डे के पास। मैंने तो कहा भी कि मेरे साथ चलो, दोपहर को वापस चले जाना। फिर उसने क्या कहा? कहने लगे हमारे यहाँ बड़े संगी साथी हैं, उन्हीं के साथ चला जाऊंगा। किसी का नाम लिया उसने? नहीं तो। तुमने ये बात उसी दिन आकर के मुझे क्यों नहीं बताई? अब आप तो जानती हैं सरकार कि ये कागजात पर साइन कराने थे, फिर आज ही फाइल दाखिल करानी थी। और जब से नए जिलाधीश आए हैं, मेरा तो एक पांव शहर में, एक गांव में, और अभी भी मैं सीधे शहर से यहाँ आ रहा हूँ, घर नहीं गया। अब भूख के मारे मेरी आंखें कुलबुला रही हैं। लेकिन मैंने सोचा कि मैं कागजात आपको दे दूं और फिर शायद कुछ पैसे भी मिल जाएं। जी। कितने रुपए दिए थे उसे? मांग तो वो 200 रुपए रहे थे, लेकिन कितने रुपए दिए तुमने उसे? 50 रुपए। दरअसल महेश, जी अम्मा। इन्हें 50 रुपए देना। अच्छा अम्मा। धन्यवाद। मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइएगा आप। ये जसवंत सिंह क्या कर रहा है? पता नहीं। हाँ, शाम को आते वक्त दिखाई दिए थे, दोनों दीप जलाते हुए। हो सकता है कहीं से आ रहे हों या कहीं जा रहे हों, कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरे लायक कोई सेवा हो। नहीं, जब आपके लिए कोई काम होगा तो बुला लूंगी। अच्छा, तो मुझे आ गया। प्रणाम। अच्छा भैया जी। अच्छा। अम्मा, ये आपने इसे 50 रुपए काहे के दिए? महेश, जसवंती सच कह रही थी कि रमेश वहाँ नहीं है।
वो इस आदमी के साथ शहर गया था, इससे 50 रुपए उधार लिए थे। इस वक्त कहाँ है वो? इसने कुछ बताया अम्मा? पता ही नहीं चलता, अगर इसको 50 रुपए ना लेने होते तो। ठीक है, मैं गीता से पूछता हूँ, उसे मालूम होगा कि रमेश के कौन कौन से साथी शहर में रहते हैं और उनके पते ठिकाने क्या है। हाँ, ये ठीक है। तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ अम्मा अभी तक? काम तो खत्म हो गया होता, अगर ये यहाँ ना आता तो। अगर ये यहाँ ना आता तो हमें कैसे पता चलता कि रमेश शहर में है? तुम एक काम करो, हाँ माँ। गीता से बोलो खाना बाद में बनाए, पहले उसकी चिट्ठियों में से कुछ कागज जिसके उसके दोस्तों के जो पते हैं वो ढूंढ करके निकाले। मैं आज ही शहर जाऊंगी। ठीक है अम्मा, आप जल्दी से अपना काम खत्म करके अंदर आओ, पहले खाना खा लो, फिर आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे। शहर भी चलेंगे अम्मा। ठीक है। ईश्वर, तू ही रखवाला है, मेरे बच्चे की रक्षा कर। ट्रैक्टरों और मोटर पंपों की तादाद ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही है और साथ साथ बढ़ोतरी हो रही है डीजल की मांग में। आज हम देश की जरूरत का लगभग 40% खनिज तेल देश में ही खनन कर लेते हैं और शेष का हमें आयात करना पड़ता है। खनिज तेल की खोज और खनन का जिम्मा जिन भारतीय कंपनियों को दिया गया है उनमें से एक है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड न केवल खनिज तेल की खोज और खनन करता है, बल्कि जहां कहीं भी ड्रिलिंग की गतिविधियां जारी होती हैं, वहां के निवासियों के कल्याण के लिए भी कार्य करता है। क्या है ये कल्याणकारी कार्य, जानकारी दे रहे हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड के प्रसन्नजीत बरुआ। हम लोग का मेन एक्टिविटीज जो है हमेशा ये पिछड़े हुए इलाके में होते हैं और इसका ग्रामीण इलाका का विकास के लिए हमारा कंपनी ने काफ़ी कार्रवाई किया है। जैसे सबसे पहले तो हम इन इलाकों में गाँवों को एडॉप्ट करते हैं। हर एक साल में हम 2 गांव एडॉप्ट करते हैं और इस एडॉप्ट किए हुए गाँव में हम लोग कृषि के बारे में प्रशिक्षण देते हैं और उनका बीज वगैरह दे के सहायता करते हैं। आमतौर में एक गांव में हमने साल में कम से कम 5 लाख रुपया खर्च करते हैं और साल में 2 गांव लेते हैं। अभी तक हमने 11 गांव एडॉप्ट किए हैं। लोगों को साक्षर बनाने में तथा रोजगार मुहैया करने के लिए ऑयल इंडिया ने कौन कौन से कार्यक्रम शुरू किए? करीबन 700 गांव में हम लोग एक्टिविटीज़ में हम लोग का एक्टिविटीज़ चलते हैं। इनमें हम काफ़ी गाँव में स्कूल्स बनाए हैं, उसमें कॉलेजेस बनाए हैं और स्कूल्स और कॉलेजेस में किताब दिए हैं, बाकी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए हैं और प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ाने के लिए मदद करते हैं। इसके अलावा उनका इस गांव में बासिंदाओं के लिए हम लोग स्वास्थ्य के लिए काफ़ी मदद करते हैं। हम लोग का मोबाइल डिस्पेंसरी जाते हैं उस इलाका में, मोबाइल डिस्पेंसरी जाके उनको प्राइमरी चिकित्सा भी देते हैं, मुफ्त में मेडिसिन देते हैं और इसके अलावा परिवार नियोजन के लिए भी व्यवस्था करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में आपकी सोशल डेवलपमेंट की, सामाजिक विकास के क्या क्या काम रहे हैं? हम लोग का काम जैसे मैंने पहले बताया, बाकी चीज़ों के अलावा हम लोगों ने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जैसे रास्ते वगैरह बनाने के लिए काफ़ी और रास्ते ब्रिजेस बनाने के लिए काफ़ी पैसा खर्च किए हैं। अभी तक लास्ट ईयर करीबन 26 लाख रुपया हम उनका रोड डेवलपमेंट में ही किया है। इसके अलावा अभी हम डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के मदद से एक प्लान बनाए हैं जिसके ज़रिए से एक प्लान मैनर में हम ये विकास एक प्लान मैनर से हम करेंगे। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताने भूल गया कि इनका युवक के जो ग्रामीण युवक है उनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हम लोगों ने हैंडीक्राफ्ट सेंटर्स खोले हैं
जिसमें उन लोग को प्रशिक्षण मिलते हैं, उसके बाद उन लोग अपने जाके अपना व्यवसाय शुरू कर सके। इसके साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। अगले सप्ताह शाम 6:30 बजे आज ही के दिन आपसे फिर भेंट होगी। नमस्कार।